हमने 1500 रुपये निकाल के उसे दे दिया। अभी कोई परिचय मेरा एक दूसरे से नहीं है। 1500 रुपये ट्रेन में दे दिया। क्यों दे दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इस पर काम करना है। अब मैं आ जाता हूँ वापस। वापस आने के बाद मैं अपने फिर से कामों में व्यस्त हो जाता हूँ। उसका फोन आता है कि सर मैंने आपकी आईडी लगा दी, और ये आईडी जो आपकी लगा दी है, इस आईडी से आप अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका स्वागत है और आप काम कीजिए। अब मुझे पता तो था नहीं कि काम कैसे होगा, तो मैंने कहा कि भाई मैं जानता तो हूँ नहीं कि काम कैसे किया जाए। तो उसने कहा आप दिल्ली चले आइए फिर दोबारा। तो मैंने कहा मैं दिल्ली चला हूँ। उसने कहा मेरी दिल्ली में पोस्टिंग है, तो आइए तो आपको वहीं सब कुछ समझाते हैं। अब मेरा तो लगातार दिल्ली आना जाना था, तो मैं फिर दिल्ली चला जाता हूँ। तो दिल्ली चला जाता हूँ तो मुझे एक सज्जन से मुलाकात कराई जाती है, जिसको अपलाइन बोलते हैं, अपलाइन के अपलाइन बोलते हैं, जो सिस्टम में होता है। तो फिर उन्होंने उनको सब कुछ समझाना शुरू किया, ऐसे ऐसे ये वो सब बहुत सारी चीजें बताई। तो हमने कहा इसमें करना क्या होगा, अभी मेरे कुछ समझ में आया नहीं। तो उसने कहा कि भाई ये जो है ये किट है, ये 1500 रुपए की किट मिलती है, इसमें लोगों को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। इसे जब आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो धीरे धीरे आपका ग्रुप बनता चला जाएगा। हमने कहा ये काम है तो हम कर ही देंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हमारे जिले में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारा हमने काम भी किया है, तो ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। लाइए फिर कैसे क्या करना है, हमें फार्म दे दीजिए। उन्होंने कहा देखिए फार्म देने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ये सारी किटें खरीदनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है मैं फार्म भरवा दूं और उसके बाद जो है जो लोग इसमें काम करना चाहेंगे उनसे हम पैसा ले लेंगे। कहने नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए 10 20 50 किट ले जाइए। अच्छा 10 20 50 किट हमें खरीदना पड़ेगा। तो उस समय ऐसे ही होता था कि जो लोग इसमें सिस्टम में आते थे तो फिर हमारे मन में आया यार कि ये काम इसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा। वो बता रहा था बिना पैसे का होगा, तो हमने कहा यार ये तो बिना पूंजी का व्यापार है। बिना पूंजी का तो व्यापार है, लेकिन ये बिना पूंजी के व्यापार के साथ साथ लोगों की जो श्रृंखला बनेगी उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो हमने कहा अभी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ कहीं कुछ हो तो वहां से ले लिया जाएगा, अब मैं दिल्ली से कहाँ लाद के ले जाऊं। तो उन्होंने कहा दिल्ली से ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वहां पर कहीं कुछ है नहीं। अब तो हमने कहा यार ये कठिन काम नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ये कठिन काम नहीं है, अगर आप इस सिस्टम को समझ चुके हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा उनके एक बातचीत में एक बात बहुत बढ़िया आती थी कि भाई आप अगर आज काम कर रहे हैं और आपका ये संगठन जब बन जाए तो संगठन बनने के बाद एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि आप काम करें ना करें तो भी पैसा आएगा। ये बात मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप जॉब करते हो, अब मान लो आप जॉब कर रहे हो, कल को आप ऑफिस जाना बंद कर दो, 1 साल आप बंद कर दें, 2 महीने बंद कर दें, तो क्या आपको सैलरी आएगी? तो हमने कहा हो सकता है 2 3 महीने आए, लेकिन 1 साल तक तो नहीं आएगी। उन्होंने कहा अच्छा आप मान लो अपने जो आपका बिजनेस है उसका शटर डाउन कर दो। तो शटर डाउन कर दोगे और 1 साल 6 महीने आप कुछ ना करो तो क्या पैसा आएगा? हमने कहा नहीं आएगा। हमने कहा भाई मैं इतना जानता हूं कि जो भी पैसा आता है वो काम करने के उपरांत आता है, यानी काम बराबर पैसा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप काम छोड़ दो तो भी पैसा आएगा। इस तरीके का अभी तक तो हमने नहीं जाना है। तो उनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता है कि काम अगर आप निरंतर कर लेते हैं कुछ समय तक, तो उस काम के उपरांत फिर आपको सदा पैसा आ सकता है। ये इसकी विशेषता है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फार्मूला है। अच्छा ये बात जब वो उन्होंने कहा तो फिर मुझे विजय मिश्रा की याद आ गई कि यार वो इतने अच्छे डॉक्टर और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद स्थितियां विपरीत हो गई। तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन ये टैलेंट मेरा है। लेकिन वही टैलेंट क्या मेरे बच्चों का होगा? तो शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हमने कहा चलो साइड में एक काम ऐसा करते चलेंगे, करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि भाई चलो इस काम को भी डेवलप कर लिया जाएगा। अब बात आती है कि भाई जब वहां जाओगे तो आपको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी तो उसके लिए किट चाहिए। तो अच्छा चलो भाई 50,000 रुपए की किट।
हमने पैसा दिया, 50,000 की टिकट ले ली, ट्रेन से हम लेकर आते हैं। अब ट्रेन से ले आके जब हम अपने यहाँ पहुंचते हैं सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर पहुंचने के बाद अब स्थिति ये होती है कि मैं इसको लोगों के बीच ले जाता। अब जब मैं लोगों के बीच ले जाता हूँ, तो चूंकि पत्रकारिता थी, छात्र राजनीति रही, व्यापारी रहे, एक संभ्रांत परिवार का संबल लगा था, तो मैं जिसके पास जाता वो मुझ पर हंसते और हंसने के बाद इनकार ना करते हुए 1500 रुपए आप, और फिर मुझसे कहते यार आप पता नहीं किस झमेले में पड़े हो, सब बेकार की बातें। इस तरीके से मामा, चाचा, बहुत सारे लोग जो भी यार दोस्त थे वो सब ज्वाइन हो गए। तो देखा जाए तो फिर ये ज्वाइनिंग की सिलसिला कुछ बढ़ने के बाद एक अच्छी स्थिति बनी कि भाई 150 लोग ज्वाइन हो चुके हैं भाई राजेश जी के। ऊपर से भी तमाम फोन आने लगे कि अब तो आपका काम चल पड़ा। लेकिन वो सारे लोग जो ज्वाइन हुए थे वो तो मेरे प्रभाव में ज्वाइन हुए थे, और प्रभाव में ज्वाइन होने वाले लोग इसलिए ज्वाइन हुए कि चलो भाई राजेश जी ने कहा, लेकिन वो काम करने की स्थिति में तो थे नहीं, ना ही वो काम करना चाहते थे। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, और वो लड़ाई थी कि अपलाइन ये कहता था कि भाई उठो, निकलो बाहर, काम करो, आपका काम चल पड़ा है। अब जब ये काम चल पड़ा है तो रिश्तेदारों से निकलकर बाहर आना पड़ा, तो चलो भाई और किसी लोगों से कहते हैं। अब जब मैं और किसी लोगों के पास गया तो हमारा एक बहुत अच्छा बचपन का मित्र था मनोज, और जब मैं उसके पास गया वो मेरे साथ खेलना, पढ़ना, लिखना, साथ साथ हम बड़े हुए, तो एक याराना था, है ना, कि मतलब इस तरीके की याराना था कि साथ खेले पढ़े हुए हम जमा हैं, और दोस्ताना बहुत अच्छा था। तो मैं उसके पास गया कि यार ऐसा है कि ये सिस्टम है, आओ इसको करते हैं। तब उसने, वहां से जिंदगी चेंज होती है। वो जिंदगी इस तरीके से होती है कि भाई देखिए सब यार ठीक है, दुनिया भर का तुम झाम पाले रहते हो, ये सब कुछ आपका बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है, ये सब फालतू काम छोड़ो राजेश जी, और ये मेरे से कह दिया लेकिन अन्य किसी मित्रों से मत कहना। अब उसने जब इनकार किया तो ऐसा लगा यार कि एक ऐसा बचपन का मित्र जो साथ खेलता है, उसने मना कर दिया। बात ईगो पे आ गई। जब बात ईगो पे आई, ऐसा लगा जैसे अपमान हुआ, तो मन बड़ा दुखी हुआ। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा हटाओ इस काम को, मैं नहीं करूंगा यार, ये सब बेकार का काम है, कहाँ कहाँ किसके पास जाऊं। तो अपलाइन महोदय, फिर उनका फोन आया कि भाई क्या हुआ। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से हम काम नहीं कर सकते कि मैं लोगों के पास जाऊं और लोग जो है तरह तरह की बातें करें, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, अब आप हमें बख्श। तो उनको बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा आप दिल्ली कब आ रहे हो। तब क्या, दिल्ली तो आना है हमारा, बहुत जल्दी आ रहे हो। मैं कहा अच्छा दिल्ली आइए तो फिर आपको मेरे से मुलाकात करो। अब मेरे मन में था कि इससे तो मैं मुलाकात नहीं करूंगा, इसने मेरे जीवन में एक गलत तरह का तूफान ला दिया, मेरे को कुछ भी करना है, इससे मुलाकात नहीं। मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ, दिल्ली पहुंचता हूँ, होटल में रुका रहता हूँ, उसका फोन आता है कि राजेश जी कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो आज बहुत व्यस्त हूँ, आज नहीं, अब फिर कभी आपसे मिल लूंगा, आज काम मेरे पास ज्यादा है। मैं कहा नहीं नहीं, आज तो आपको मेरे लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कल मैं आपसे मिलूंगा। मेरे मन में था कल मैं चुपचाप भाग जाऊंगा। अब जब बात आती है कि कल मैं मिलूंगा और चुपचाप भागने वाली बात आती है, जो दोनों मेरे मन में चल रहा था, और वो फौजी भाई लगातार फोन, अच्छा किस होटल में रुके हैं, तो पता चला फला होटल में रुके हैं। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वो हमारे बगल आके बैठ गए होटल। और उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो मेरे लिए बड़ा रुचिकर मैच था। तो मैं मैच देख रहा था, और मैच देखते हुए मैं उनको देख रहा था, मेरे को देख रहे थे, और मेरे से पूछ रहे राजेश जी आप बहुत व्यस्त हैं। तो मैंने कहा कि ये मैच मेरे लिए बहुत व्यस्तता का कारण है, मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी छोड़ता नहीं। उन्होंने कहा नहीं,
आज आपको, अगर आपने जिंदगी में कभी भी किसी को प्यार किया है, किसी को दिल से चाहा है, तो आपको उसकी कसम, आपको मेरे साथ चलो। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हमने कहा कि चलो भाई चलते। अब मैं उनके साथ जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा होता है और वहाँ पे सामने टिकट भी लगा होता है। वो मेरा टिकट लेते हैं, पैसा देते थे। हमने कहा क्या पिक्चर वगैरह ले चल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सेमिनार है और इस सेमिनार में मैं आपको ले चल रहा हूँ, आइए। अब मेरे मन में था कि 5-10 मिनट में इससे पीछा छुड़ा, और उस 5-10 मिनट पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं गया और मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और मेरे मन में था कि जल्दी से मुझे यहाँ से भाग। सेमिनार चलने लगा, सेमिनार चलता गया, धीरे 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 लोग तालियां बजा रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई नाच रहा है, और मैं अपने मन में सोच रहा था कि सारे के सारे बेवकूफ हैं, कहाँ से यहाँ आए हैं। और ये मानकर चलो कि इंटरनल मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और वहां पर बैठे हुए सभी को मूर्ख समझ रहा था। समय बीतता गया, एक बैसाखी से चलता हुआ इंसान आता है और वो जाता है, मंच पे खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इस सिस्टम का रॉयल्टी अचीवर हूँ, मुझे खुशी है आज मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ, और इस बात की खुशी है कल अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो भी मेरी फैमिली को इनकम जाएगी। और वो शब्द जो था उसने मुझे गंभीर कर दिया और मैं सेमिनार में खो गया। मन मन में सोचने लगा कि यार मैं इस काम को साइड रूप में डेवलप करने की बात सोच रहा था, और अगर इसमें रॉयल्टी ली जा सकती है तो कोई हर्ज नहीं है, मैं फिर से प्रयास करूँ। मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद मेरा पुनः वही काम शुरू होता है। अब पुनः वही काम शुरू होता है तो एक बार तो सबने साथ दे दिया था, लेकिन हर बार तो साथ देते नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक भी नहीं था कि आप एक बार किसी को दे दिए हैं तो दोबारा आप उससे कुछ रिपरचेज करा सकते हैं, केवल कपड़ा था। एक बार आप 3 सेट किसी को कपड़ा दे दे रहे हैं, तो अब वो जब बनवाएगा उसका खत्म होगा तो दोबारा पहनेगा कि नहीं पहनेगा। दूसरा लोग कपड़े वगैरह में बड़ा चॉइस रखते थे, यहाँ कोई चॉइस नहीं थी। पैंट और 3 शर्ट हुआ करता था, आप ले जाइए दीजिए, बात खत्म। उसके मन की है कि नहीं है, मतलब कोई चॉइस नहीं थी। तो लोगों को लगता है जबरदस्ती का कपड़ा है, चलो भाई, भाई ने कह दिया। अब मैं लोगों के पास जाने लगा, जहां मैं जाता वहीं इनकार, जहां मैं जाता वहीं इनकार, कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक लोग कहते थे कि अगर आपको कोई पैसे की आवश्यकता हो आप उधार ले, लेकिन इस काम के लिए मुझे मत करो। अब जितनी बार मुझे ना होता था उतनी बार मुझे जो अपने ऊपर गुरूर था कि मैं तो हर एक काम में सफल हो जाता हूँ, मैंने ये भी कर लिया, पत्रकारिता भी कर लिया, राजनीति भी कर ली, वकालत भी कर ली, एक अच्छा खासा व्यापार कर रहा हूँ, 10-20-50-100 लोग के स्थिति में है, तमाम लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो वो एक ऐसा पॉइंट था जो मेरे भीतर मन को तोड़ता था कि ये चैलेंज है। तो मेरे दोस्त जो भारत छोड़ के चले गए थे, फिर मैंने उनसे बात की कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो कहा था कि आपने भारत में आएगा और बहुत अच्छा काम है, तो ये क्या है, इसमें तो लोग अजीबोगरीब जवाब दिया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज आपके टैलेंट की परीक्षा है। कुछ लोग सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं और कुछ लोग एक ही जिंदगी में सारे काम करते हैं। आइए देखते हैं कितना है दम। हमने कहा दम? हाँ, वो देखिए, करिए अगर आप कर सकते हैं, आपको तो महारत हासिल है ना। उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया। फिर मैं मन की स्थिति में आ गया था, सेमिनार मैंने देखा था, तो मैंने सोचा यार अब मुझे तो रॉयल्टी लेनी है। मेरे मन ने ठान लिया मुझे रॉयल्टी लेनी है, और मैं लोगों के पास जाना शुरू किया। जिन लोगों ने मुझे स्वीकारा वो सारे अपरिचित थे, वो सारे अपरिचित। कोई ऐसा परिचित व्यक्ति नहीं था जो मेरे साथ आके खड़ा हो कि मैं आपके साथ चलने को तैयार। धीरे 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 धीरे
हमारी टीम बनने लगी। मैं रात को 12-1 बजे तक घर वापस आता। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा साथ था कि मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, उन्होंने कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। जब मेरी मनस्थिति खराब होती तो उन्होंने कहा कि भाई तुम, मुझे विश्वास है कि आप जो भी काम करेंगे कर लेंगे और ये भी काम आप कर लेंगे। अब मैं जब लोगों से मिलना शुरू करता, तमाम निराशा भरी बातें होती, कोई यस कहता, कोई नो कहता, यस नो यस नो, ये सिलसिला चलने लगा। कहीं गांव जा रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ। मेरा जो अपना निजी व्यापार था जो काफी फैला हुआ था, उस व्यापार में मेरी उपस्थिति जो है कमजोर होने लगी। तो जब वो व्यापार में उपस्थिति कमजोर होने लगी तो मैंने अपने तमाम जो हमारे साथ काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को बुलाकर मैंने एक बात कही कि देखिए, अब मैं एक नए जीवन का आरंभ करने जा रहा हूँ और इस नए जीवन के आरंभ में मैं अपने आप में ये सारी सुखद जो मेरे साथ परिस्थितियां हैं उनका त्याग करने जा रहा हूँ। यानी कि जो मैं गाड़ी से चलता हूँ, 4 व्हीलर से, अब ये हमारे पास रहेगी नहीं रहेगी। मैं जब भी लखनऊ जाता था या कहीं जाता था तो हमेशा जो है अपनी गाड़ी से जाता था। हो सकता है मुझे बस से जाना पड़े, हो सकता है मुझे ट्रेन से जाना पड़े। तो ये सारे लोग जो हमारे खास खास लोग हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि मैं अपने व्यापार में कुछ चीजें ऐसी है, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा लगे रहे हैं, तो ये व्यापार का कुछ अंश मैं आपको दे देता हूँ, आप करेंगे, कुछ आपको, कुछ आपको, कुछ आपको। मैंने सबके साथ एक बंटवारा सिस्टम किया कि भाई आज आप एक दुकान यहाँ खोल लो, यहाँ माल आपका चला जाएगा, एक दुकान आपकी यहाँ खुल जाएगी, एक दुकान यहाँ। कई लोगों मैंने एक छोटी छोटी दुकान खुला दी, बहुत सारे लोगों को एस्टेब्लिश करना का काम किया और बाकी पूरे व्यापार का जो समूह था वो अपने छोटे भाई को सौंप दिया कि अब आप इस काम को देखेंगे। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं इस काम को करूंगा और करके ही रहूंगा। अब उस काम को करने के लिए सबसे बड़ी बात थी कि भाई आपको आपका स्वाभिमान और आपके अंदर जो ईगो है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब मैं उस लड़ाई में निकल पड़ा और मैं देखता क्या हूं कि धीरे 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 मेरी टीम बनने लगी और वो टीम धीरे 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 मजबूत स्थिति में आने लगी। वो जो टीम बन रही थी, अभी उस टीम के लिए जो परेशानियां थी, वो परेशानियां थी कि जब उनको ज्वाइनिंग कराना होता था तो किटों को लाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। मैं दिल्ली जाता, पहले मैं इसी से चलता था, फिर मैं जनरल में चलने लगा, उसमें लोगों का सामान भरता, सामान भर के ले आता, ले आने के बाद लोगों को बांटता, फिर जाता, फिर ले आता। ये एक सिलसिला चल पड़ा और उस सिलसिले में मेरे पास एक ही धुन थी कि मुझे एक बहुत बड़ा टीम बना। और जो हमारे यार दोस्त मित्र थे, जब मेरी उनसे मुलाकात होती तो वो बच के निकल जाते कि यार ये आ रहा है, कहीं न कहीं कुछ ना कह दे और फिर मुझे इसे इनकार करना पड़े। तो मैं देखता था लोग नजरें चुराते थे और मेरे पीठ पीछे जो हमारे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, जब वो कभी आपस में बैठते तो वो एक चर्चा करने लगते थे कि ये सिरफिरा हो गया। सिरफिरा मीन्स इसका दिमाग कहीं खो गया है। मैं इसे अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो लोग मुझे पागल समझने लगे। वो पागल इसलिए समझने लगे थे कि जमा जमाया साम्राज्य है, सारी चीजें हैं और ये फिर से पता नहीं क्या अपना कपड़ा बेच रहा है। लेकिन यहाँ तो कपड़ा बेचना था नहीं, इसकी गहराई में समझ चुका था कि ये गहराई है क्या, ये व्यापार कैसा है, इस व्यापार के बाद परिस्थितियां कैसी बनती हैं। उन परिस्थितियों को पूरी तरीके से जब समझ चुका था तो मेरे धुन में एक ही बात थी, रात हो दिन हो इस काम को मुझे बड़ा कर। अब बड़ा करने के चक्कर में मैं लगातार आना जाना, सामान को ढो ढो के दूर से ले आना, फिर मेरी कोशिश करना कि एक पिकअप सेंटर खुलवाया जाए। तो मैंने देखा कि जब परेशानियां इस तरीके से बढ़ रही हैं, सामान जो है बार बार आना जाना पड़ता है लाने के लिए, एक पिकअप सेंटर हमने खोला। वहां पर फिर मैंने माल इकट्ठा करना शुरू किया और उस पिकअप सेंटर के साथ साथ फिर कुछ और पिकअप सेंटर मैंने खुलवाना शुरू किया। अगल बगल कई जगह पर मैंने पिकअप सेंटर खुलवाना शुरू किया। जब कई जगह मैंने पिकअप सेंटर खुलवाया तो फिर वहां पर हमने एक आधार बनाया कि देखो, पिकअप सेंटर का मतलब होता है मंदिर।
जो लोग इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं, हमारी उनकी जब मीटिंग होती थी तो मैं उनको समझाता था कि पिकअप सेंटर बराबर मंदिर, और मंदिर की तरह आपको इसकी पूजा करना पड़ेगा। यानी सच माने में इस पूरे काम के हम स्वयं मालिक हैं, और स्वयं मालिक हैं। अगर मान लो मैं एक दुकान खोलता हूं और उस दुकान पर कुछ फटी पैकेट की चीजें आ जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ता था, फिर मैं उसे अपने घर ले जाता हूं, ना कि उसे जो फटा हुआ या खराब उसे फेंक देता। यानी अब मेरी दुकान है, तो इस मेरी दुकान पर मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि इस दुकान पे यदि कोई भी पैकेजिंग खराब हो रही तो उस सामान को सबसे पहले मैं खरीदूं। अब ये जब हम लोगों ने धारणा बना ली, तो कई बार जब रास्ते में किट आते तो किट में हो जाता था, दबदबा जाता था, उसमें वो सिकुड़न आ जाती थी। कई बार कपड़े का गत्ता टूट जाया करता था। तो उस स्थिति में जो हमारे काम करने वाले लोग हुआ करते थे, वो लोग इस बात को लोगों को समझाते थे कि भाई इस तरीके से काम किया जाता है, ये स्थिति है। और धीरे 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 मेरा नेटवर्क बनने लगा। अब जब मेरा नेटवर्क बनने लगा तो उस नेटवर्क में हम पहला मुकाम हासिल करते हैं रॉयल्टी का। और जब रॉयल्टी का मुकाम हासिल करते हैं तो देखिए उस समय मुझे फिर एक खुशी का अनुभूति हुई कि चलो ये संघर्ष था, इस काम को मैंने चैलेंज के साथ लिया, और चैलेंज के साथ लेने के बाद मैं पुनः उस मुकाम पर पहुंचता हूं जहां पर कामयाबी की सीढ़ी शुरू होती है। अब मेरा रॉयल्टी था, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होना था। उस सेलिब्रेशन में सेमिनार का आयोजन किया जाता है, सेमिनार का आयोजन किया जाता है, भीड़ भाड़ सब है। लेकिन कुदरत को देखो, उसी रात मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं अस्पताल में भर्ती हो जाता हूँ। मुझे डिप चढ़ाया जाता है। अब मेरा डिप चढ़ाया जा रहा है, उधर सेमिनार होना है, सेमिनार का बड़ा आयोजन किया गया। उस सेमिनार में मैंने एक कोशिश की थी कि जिन जिन लोगों ने मुझे इनकार किया था उनको भी लाया जाए। तो सबको मैंने स्पेशल दावत दिया था, यार चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या अपने दोस्त की कामयाबी पे तुम नहीं आओगे? तो ऐसे तमाम मित्र, जिसमें मनोज नामक वो व्यक्ति भी शामिल था जो मेरे साथ पढ़ा लिखा था, उसको भी मैंने बुलाया था। सेमिनार है, डिप चढ़ रहा है, मुझे सेमिनार की एकदम चिंता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि देखो इस समय मेरे हालात ठीक हैं, आप एक काम करो, डिप निकाल दो, इसको इसी तरीके से बंधा रहने दो, मैं सेमिनार के बाद फिर हॉस्पिटल आ। और वो सेमिनार होता है, उसमें रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होता है, 400-500 लोग होते हैं। जब रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होता है तो मुझे माइक पकड़ाया जाता है। जब माइक पकड़ाया जाता है तो उस माइक को लेकर मैं पूरे सेमिनार में लोगों को देख रहा होता और मेरी नजर आगे की सीट पर पड़ती, और आगे की सीट पर वो सारे लोग जिनको मैंने स्पेशली इनवाइट किया था वो बैठे होते हैं, और वो मन से बैठे थे या बेमन से बैठे थे ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बैठे थे। और जब मैं माइक पकड़ता हूं तो मेरी नजर उनके पास जाती है और सबको मैं देख रहा होता हूँ, और सबको देखते देखते मन में एक बात आती है कि अगर ये सारे लोग मुझे मना ना करते, मेरे मन में बात आती है कि ये दोस्ती होती क्यों, ये रिश्तेदारी होती क्यों, ये लोग आखिर क्यों हैं? तो मन में जब ये बात आती है तो जवाब भी मिलता है कि यार ये दोस्त इसलिए हैं कि आपको मना करें, ये दोस्त इसलिए हैं कि आपको चैलेंज दें, ये रिश्तेदार इसलिए हैं कि आपको मना करें, ये आपको चैलेंज दे कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, तेरे बस की बात नहीं है। और जब जब ये लोग मना करेंगे, जब जब ये लोग आपको ठुकराएंगे, जब जब ये लोग आपको अपमानित करेंगे, भीतर मन में आग लगेगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनको कामयाब होकर दिखाऊंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। और ये इसीलिए बने। उस दिन मैंने एहसास किया और इन लोगों को मैंने माना कि अगर ये ना होते तो शायद मैं कामयाब ना। मेरी कामयाबी के पीछे इन सब लोगों का हाथ है। इन्होंने मुझे मना किया, इन्होंने मुझे अपमानित किया, इन्होंने मुझसे कहा कि ये सारे काम नहीं कर सकते तुम,
और अगर ये ऐसा ना कहते तो शायद मैं आज यहाँ। ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा, और ये सिलसिला जब आगे बढ़ने लगा तो इसका दूसरा मुकाम होता है टेक्निकल अचीवर। मैं वहां भी पहुंचा, बातें बहुत करनी है इसलिए मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। टेक्निकल अचीवर बना, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद फिर वही होता है, फिर जलसा होता है, फिर फंक्शन होता है, और जब फिर फंक्शन होता है तो फिर वही स्थिति बनती है, और धीरे धीरे कामयाबी का सैलाब बन गया। मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सोचो कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यानी जब कि आपके भीतर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो निश्चित तौर पर आपकी दुनिया बनेगी। जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, शराबी को शराबी, चोर को चोर मिल जाते हैं, नेता को नेता करने वाले, नेतागिरी करने वाले लोग मिल जाते हैं, और कामयाबी के राह पर यदि कोई इंसान चले तो कामयाबी के साथ लोग भी मिल जाते हैं। वही हुआ। और मैं आपको आज उस एहसास की कुछ बातें बताता हूं। वो क्या है? धीरे 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 ये क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया, इतना बड़ा हो गया कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से काजीगंगा तक इतने बड़े नेटवर्क का निर्माता हो गया। हर जगह मेरा आना जाना होने लगा। वो चाहे मुंबई का सम्मुखानंद हॉल हो, चाहे बंगाल का कलकत्ता का साइंस सिटी हो, चाहे वो दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम हो, कई जगह सेमिनार होने लगे। अब आप सोचो कि जब एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होता था, हर व्यक्ति जो आपके अपने करीब होता था आपको मना करता था, ठुकराता था, ठुकरा जाता था, लेकिन आपके लगन ने, आपकी इच्छा शक्ति ने, आपके भीतर उस जज्बात ने एक सैलाब लाके खड़ा कर दिया। पूरे देश में आपका नेटवर्क बन गया। मेरा ये मानना है कि ये घटना मेरे साथ हुई है। मैंने अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देखा है, महसूस किया है कि अगर कोई इंसान दृढ़ संकल्पित है तो उसका रास्ता बनता है और सारी कायनात मिलकर उसका साथ देती है। ये मेरे साथ हुआ है। मुझे आज भी वो पल याद है। एक बार मैं हावड़ा में मीटिंग देकर आता हूं, अशोका होटल, उस अशोका होटल में मैं रुकता हूं, और उस अशोका होटल में मैं रुकता हूं तो इतनी ज्यादा मीटिंग देने के बाद भीड़ वहां लग जाती है कि अशोका होटल का मालिक कहता है कि भैया इन सबको हटाओ वरना आप मेरा रूम छोड़ के जाओ। मैं उससे कहता हूं कि भाई आप 10 मिनट मुझे मौका दो। उसने कहा कि इनको मेरे होटल की पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, आप या तो निर्णय लो, होटल छोड़ दो, या तो इन सबसे आप बात करो, इन लोगों को यहाँ से हटा दो, बहुत भीड़ है, मैं संभाल नहीं पा रहा। मैं आता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि भाई ये होटल मना कर रहा है, प्लीज आप समझिए। अगर कोई इस तरीके की बात है तो वापस नेक्स्ट डे मैं एक नई ट्रेनिंग की व्यवस्था करता हूँ। उस ट्रेनिंग में मैं रहूंगा, आप सबसे बातचीत होगी, और आप सबके प्यार के लिए आप सबका धन्यवाद, आप सबके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आप प्लीज ऐसा ना करें, बहुत ज्यादा जो भीड़ जमा है यहां से कृपया हट जाएं। और ये कहकर मैं लोगों को हटाता हूं। ऐसी ही घटना भिलाई में भी घटती है। एक बार मैं भिलाई गया, वहां पर मैं होटल में पहुंचा, इतने लोग मिलने चले आए कि होटल वाले ने मेरे से कहा मेरा होटल छोड़ दीजिए। मैं उसका होटल छोड़ता हूं, दूसरे होटल में जाता हूं, दूसरे होटल में भी भीड़ होती है। फिर वहां मैं 4, 5, 6 कमरे एक साथ लेता हूं कि भाई अब रहने दो, ये भीड़ तो रहेगी जहां हम रहेंगे। ऐसे दिल्ली में, ऐसे कई जगह जिस होटल में हम लोग जाते थे वहां मिलने जुलने वालों की संख्या काफी हो जाया करती थी। अब आप सोचो कि पहले एक तलाशने से नहीं मिलता था, और ऐसा भी हुआ कि आप चाहे न चाहे न जाने कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। यही स्थिति नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई,
इधर आपका क्या नाम है, उड़ीसा, कटक, अगरतला, कई जगह, आसाम। तो ये सिलसिला चला, कैसे चला और हुआ क्यों, इस बात को समझना हो। हुआ इसलिए कि थीम थी नेटवर्क बनाने की। इस पूरे बिजनेस की गहराई आपको समझना होगा। इस गहराई में ये बात छिपी है कि यदि आप नेटवर्क विशाल बना सकते हो, नेटवर्क विशाल मतलब कि एक जाल, उसका निर्माण यदि आप करने में सफल हो जाते हो, तो आप मान के चलो कि आप इस दुनिया में रहेंगे तो भी और दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। लेकिन बनाना क्या पड़ेगा? नेटवर्क बनाना। नेटवर्क, एक व्यक्ति का बहुत महत्व है। एक व्यक्ति आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, एक व्यक्ति, और व्यक्तियों का समूह अगर बन जाए तो क्या हो सकता है। एक व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो आप ये समझो कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से फैक्ट्री चलती है, उसका रॉ मटेरियल होता है, उससे उत्पाद बनता है, उसी तरीके से इस बिजनेस का नेटवर्क, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल नेटवर्क है, व्यक्तियों का समूह है। मैं प्रायः देखता हूं कि लोग पूरे महीने काम किया करते हैं, 2 महीने काम किया करते हैं, 3 महीने काम किया करते हैं, 4 महीने काम किया करते हैं लेकिन अगर आप चेक करें तो पता चलता है कि महीने में एक अवेयरनेस नहीं है मेरे दोस्त। 5-5 महीने, 6-6 महीने, मैंने ऐसे बहुत सारे लीडरों को देखा है। मैं यहाँ बैठता हूँ अपने सर्वर पर, हमारे जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लिया करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जरा लाइए भाई उनका देखा जाए, अवेयरनेस देखा जाए। तो बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, अवेयरनेस जीरो होता है मेरे दोस्त। अब आप बताओ, आप बनना चाहते हो सिस्टम के, सिस्टम में आप डायमंड जाना चाहते हो। इस सिस्टम की वो देन है कि आपको स्टार की तरह पूजा जाएगा, आपका स्टारडम बन जाता है, लोग आपका टिकट लेते हैं, हजारों लोग आपके साथ आपको सुनना चाहते हैं। एक ही चीज नहीं है इसमें, अनगिनत चीजें हैं, बहुत कुछ देती हैं। हमें याद है इलाहाबाद का केपी ग्राउंड, रात में मीटिंग हुई थी, हजारों लोग आए थे। हमें याद है सुल्तानपुर का जीआईसी फील्ड, ओपन ग्राउंड, हजारों लोग आए थे। ये हजारों लोग जो आते हैं नेटवर्क के वजह से आए, आपकी नेटवर्क बनाने की भूख की वजह से आए। मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूं, आज भी इस बात को समझिएगा। अगर आप फैमिली सिक्योरिटी अचीवर है, महीने में कितना अवेयरनेस है चेक करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप सही हैं, क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, क्या आप अपने उस सपने के लिए काम कर रहे हैं। आप दोष देते हैं, आप लोगों में दोष निकाला करते हैं, ये कमी, ये कमी, ये कमी। वास्तव में कमी कहीं नहीं है, कमी आप में है, आपके जज्बात में है, आपके हिम्मत में है। आप अपने से झूठ बोलते हैं, उसमें है। आप अपने को चेक कीजिए। मैं आज जो कुछ आपसे कह रहा हूं, उसी संदर्भ में भी आपको कुछ उदाहरण और कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो मेरे पूर्व के साथी हैं, और उन सब के आंखों के सामने वो सारी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में वो शामिल रहे हैं, उस भीड़ में वो शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। लेकिन आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप अपने सपने के वास्तव में दीवाने हैं,
क्या आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं? क्या अपने भविष्य के लिए काम करते हैं? क्या आप में वो भूख है? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना अवेयरनेस है आपका। 1 2 3 4 5 10। अगर अवेयरनेस नहीं है तो कहां है आप? किस जगह है आप? किस सपने की बात करते हैं आप? और अगर आप सपने की बात करते हैं और अपने लिए काम नहीं करते, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि सारी जिंदगी एक ही खता करते रहे, धूल चेहरे पे जमी रही और आईना साफ करते रहे। मना स्थिति बदलिए मेरे दोस्त। ये जो जिंदगी है ना, ये जो वक्त है, ये रुकता नहीं किसी के लिए। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी और अपने भविष्य का जिम्मेदार है। हर एक व्यक्ति को यह हक है कि वो बड़ा सोचे। हर एक व्यक्ति को यह हक है कुछ बड़ा के लिए अपने लिए काम करे, अपने को निछावर करे। और ये सारी जिंदगी जो मैं आपको जेएमबीडी का सफर आपको बता रहा हूं, उसी क्रम में है कि आज पूरे देश में मैं आपके सामने बैठा हूं। नेटवर्क का एक सिलसिला बना। पहले मैं ये नेटवर्कर काम करता था, आज कंपनी के रूप में काम कर रहा हूं, क्योंकि भूख है, अग्नि है और काम करने की अटूट क्षमता है। लड़ता हूं अपने आप से। आज प्रोडक्टों की विशाल श्रृंखला है। मैं चाहता उल्टा सीधा तमाम काम थे। तमाम लोग कहते हैं कि आओ ये प्लान बनाओ, वो प्लान बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, 100 200 400 करोड़ कमा जाओ ना। मेरे मन में एक बात है कि काम जो होगा वो न्यायप्रिय होगा, सही होगा, और ऐसा काम होगा कि जो लोग जेएमबीडी में शामिल हुए वो इस दुनिया में ना भी रहे तो आने वाली पीढ़ियां उसकी लाभ लेती रहे। और इसी क्रम में मैं लगातार अनंत प्रयास में लगा हुआ। और आप सबसे मैं इस बात को कहता हूं कि यार सपना देखो, तुझे साकार करने के लिए काम करो, लड़ो उसके लिए, उठो उसके लिए, आगे बढ़ो, निकलो। क्यों आप अपने आप से नहीं लड़ पाते? क्यों आप अपने आप को नहीं छेड़ते? क्यों नहीं आप अपने आप से पूछते कि अगर साल बीत गया तो मैंने क्या हासिल किया, 2 साल बीत गया तो मैंने क्या हासिल किया, 3 साल बीत गया तो मैंने क्या हासिल किया? क्यों नहीं समझ पाते? और अगर नहीं समझ पाते तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मानो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और उस गलती का क्या परिणाम होगा? समय बीतता जाएगा, उम्र बीतती जाएगी। जिंदगी एक पल, एक सेकंड के लिए ठहरती नहीं है। क्या होगा उन सपनों का जिसको आपने देखा है? उसको साकार करने के लिए जो आपने सोचा है, क्यों नहीं हो पाया? इस बात को आप सोचो। आज मैं इसी क्रम में अपने पुराने साथी लियाकत अली जी, मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि लियाकत अली जी के पास जाएं और वो भिलाई के इस लॉकडाउन में रॉयल्टी अचीवर बने हैं। मुझे पता है उनके अंदर जज्बात है, उनके अंदर जुझारू व्यक्ति हैं, वो लड़ते हैं वो, और लड़कर वो आगे बढ़ने की मादा रखते हैं। जब मैं आज हमारा उनका संबंध कई वर्षों का है, और भिलाई में मैं जब किसी दूसरी कंपनी में काम करता था तो उस समय वो हमारी टीम में थे, हमारे मित्र हैं। तो मैं लियाकत अली जी की ओर, शिवांशु जी, क्या लियाकत अली जी आ रहे हैं? लियाकत अली जी आपकी आवाज आएगी, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं 5 मिनट चाहूंगा कि आप कृपया आइए। हेलो, आ रही नमस्कार। आवाज? आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ सभी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि राजेश जी सारी बातें कह रहे थे, और मैं बड़ा अपने आप को नसीब समझता हूँ कि आज मैं जेएमबीडी का हिस्सा भी हूँ। और और मुझे खुशी है कि राजेश जी ने जैसी कोई बात कही, उस दौर में हम लोगों ने जब काम किया था तो बस मैं एक ही चीज करता था। राजेश जी कहा करते थे और मैं काम करता था। वो काम करना है मतलब करना है। एक लगन था, एक दृढ़ संकल्प भी था कि सर कुछ करके गुजरना है।
कुछ करना है लोगों के लिए, और हम लोगों ने किया। और अभी जब मैंने जेएमबीडी में शुरुआत किया हुआ था तो बड़ा मतलब एक बहुत परिस्थिति बड़ी विपरीत सी थी, हालात बहुत बुरे थे, कुछ हालात ऐसे हो चुके थे, फैमिली का भी पोजीशन जो बहुत ज्यादा खराब था। और उसके बाद जब पंकज जी का आना हुआ और पंकज जी के साथ लगातार जिस तरीके से जो काम किए, जिस रणनीति पे हम लोगों ने काम किया, आज उससे ये हालात बने कि आप सभी लोगों की दुआओं से मैंने इसी महीना 2% रॉयल्टी अचीवमेंट ली है, जिसके लिए मैं पंकज जी का और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन सभी लोगों के सहयोग से ये सारा काम हो चुका। और खास करके राजेश जी से बराबर मेरी चर्चाएं होती थी, बात होती थी, और हर जगह वो मुझे सहयोग करते थे, बातें कुछ इस तरीके की कहते थे कि काम को लेके जहाँ समस्या होती थी वो मेरे साथ रहते थे और मुझे बताते थे कि अली भाई ऐसे नहीं ऐसे करना। तो मैं एक ही चीज कहता था, सर मैं ये करूंगा। पंकज जी से मेरी बात होती थी, जब जहाँ कोई समस्या आती थी तो मेरे लिए तो वो समस्या होती थी, लेकिन पंकज जी फटाफट उसका समाधान निकाल के मुझे दे दिया करते थे कि अली भाई ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। तो सो वो काम हम लोग करते चले गए। जब इस बिजनेस को मैंने यहाँ शुरू किया था, मेरे सिवा यहाँ कोई था नहीं कि इस बिजनेस के साथ में काम किया जा सके, लेकिन धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, बिजनेस होता चला गया और मैंने 2% रॉयल्टी अचीवमेंट ली। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में राजेश जी जिस तरीके का सोचते थे और बोलते थे, वो मुझे कोई ना कोई बात क्लिक कर जाती थी। और मेरे को भी ये बात था कि हमारे पास में प्रोडक्ट क्या होने चाहिए थे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होने चाहिए थे वो चाहिए थे कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। बेस्ट क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट हमारे हाथ में है तो अच्छे से अच्छे लोगों की हमारे साथ में आके काम करना मजबूरी हो जाती थी। कीमत इतना कम होना चाहिए कि आम व्यक्ति उसको परचेज कर सके। सो ये दोनों चीजें जो मुझे मिली वो मिली जेएमबीडी के अंदर में। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आज मैं जेएमबीडी का बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा सिपाही तो जरूर हूँ। और राजेश जी जो हैं मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। मैं उन्हें पहले भी बड़े भाई की तरह मानता था, आज भी मानता हूँ और ताउम्र मैं उन्हें बड़े भाई की तरह ही मानता रहूंगा। उनकी जो भी बातें होती है वो मेरे लिए मायने बहुत मायने रखती है। और मेरी भी दिली इच्छा यही है कि राजेश जी ने जो एक सोच बना रखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेएमबीडी के फैमिली सिक्योरिटी इनकम में लाके खड़ा करना है, और मैं अपनी पूरी ताकत उसमें लगाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जेएमबीडी के फैमिली सिक्योरिटी के अंदर में आए, और जो उन लोगों ने अपने सपने देखे हैं वो सारे सपने उनके साकार हो। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वापस पुनः मैं पंकज जी का, सर राजेश जी का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर इन सभी लोगों का मुझे अगर सही सहयोग नहीं मिलता तो आज मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच सर। वापस तो अब मैं वापस इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपकी मुलाकात कराता हूं योगेंद्र जी से, जो चित्रकूट के हैं और बहुत जल्दी फैमिली सिक्योरिटी क्लब में आने वाले हैं। और योगेंद्र जी भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इलाहाबाद में जो एक हम लोगों ने केपी ग्राउंड में बहुत बड़ा हजारों लोगों का सेमिनार किया था, उस सेमिनार के बहुत बड़े हिस्सेदार रहे हैं योगेंद्र जी, और जो जेएमबीडी परिवार में फैमिली सिक्योरिटी अचीवर बनने जा रहे हैं। तो योगेंद्र जी। हाँ, आवाज आ रही? आ रही। हेलो। मैं सर्वप्रथम अपने दादाजी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। इस बिजनेस को शुरू करते समय एक ईगो था। दादाजी बल्कि समझाते रहे, पंकज सर समझाते रहे कि नहीं ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे लगता था कि बिजनेस बड़ा आसान है और मैं कुछ ही दिनों में 200-500 रुपए लोगों को जोड़ करके इस बिजनेस में सफलता ले सकता हूँ। लेकिन अपने ईगो के कारण मैं इसमें 2 साल अपने बर्बाद किए। 2 साल मेरे बर्बाद हुए तो मेरे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो रही है। और फिर मैंने पंकज जी को फोन किया, मैंने कहा सर अब मुझको बिजनेस आप सिखाइए, अब मुझे सीखने की लगता है जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो गई। लोग मुझसे बाद में आए, पहले सफल हुए।
और 15 दिन का समय मैंने उनके साथ बिताया और उस 15 दिन में मैंने ये अनुभव किया कि ये बिजनेस न खुद का है न टीम का है, ये सिर्फ अपलाइन का बिजनेस है। और जिनको अपनी अपलाइन की कृपा मिल जाती है, और कृपा भी उनकी तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि ये कहा गया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं बंदा। तो गुरु की कृपा तभी होती है जब भगवान की कृपा होती है। तो हो सकता है 2 साल के बाद ये कृपा मुझको मिली और तमाम चीजें, क्योंकि इलाहाबाद में मेरी उनसे पहली मतलब मुलाकात हुई। मुलाकात तो और पहले भी होती है, लेकिन जो गुरु और शिष्य वाली मुलाकात थी वो इलाहाबाद से हुई। और तमाम ऐसे ऐसे लीडरों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे परिवार मुझको चरण यादव जी का मिला। पति पत्नी बड़े अच्छे ढंग से इस बिजनेस को कर रहे थे, उनसे सीखा। फिर वहां पर सुमन मैडम जैसी व्यक्तित्व से मुलाकात हुआ जो जबरदस्त लीडर है। मैं तो कहता हूँ वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको सुमन मैडम जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिर अपने जयराम जी मिले, उनके साथ तो एक मुझको राजेंद्र पटेल जैसा व्यक्ति मिला जो करीब 70-72 साल उम्र, और उसने कहा मैंने 20 दिन में 128 ज्वाइनिंग करा। मुझे बड़ा संभव हुआ कि जो व्यक्ति चल भी नहीं पा रहा है, और कह रहा था कि मैं 1 महीने में इसको 10 दिन बचा है और 300 पूरा करूंगा। तो ऐसे लोगों को जब से मिलता गया तो एक अनुभव हुआ। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनके तो एक पैर भी नहीं है, वो भी इस बिजनेस में सफल है। तो वहां से धीरे धीरे मेरा ईगो, मेरा अहंकार खत्म हुआ। और रास्ते में जो उसको सीखने को मिला पंकज सर, रमेश सर से, वो ये मैंने देखा कि हम लोग जिस होटल में भी खाते थे वहाँ पैसा नहीं देना पड़ता था, उल्टा पैसा लिया करते थे। तो कितनी देर रमेश सर जाकर उनको दे दिया करते थे, सिस्टम पकड़ा देते थे कि जब हम चलने लगे तो वापस वो हमको पैसा दे सके। फिर मैंने रीड किया तो देखा कि मैंने जिस समय हम लोग नाश्ता करते थे तो उस समय पे रमेश सर पता नहीं कितनी देर जाकर के उनको प्लान दे दिया करते थे और 2-4-6 हजार का प्रोडक्ट पकड़ा दिया करते थे। और ये सिलसिला लगभग 15 दिन में उनके साथ रहा। जयराम सर मिले, उनका मैंने वो देखा टू डेट की रात में 1 बजे तक हम लोग साथ बैठे रहते थे, और इसके बाद जब सुबह हम लोग 6 बजे पहुंचते थे तो हम प्रतापगढ़ में मिल जाते थे। तो मैंने कहा लोग इतना तेज भाग रहे हैं और मैं एक जगह बैठ के बिजनेस कर रहा था। फिर वहां से मेरी सोच बदली और मुझे गुरु मंत्र मिला। वो गुरु मंत्र मौका लगेगा तो मैं आगे चल के बताऊंगा क्या मिला। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं वहां से वापसी हुआ, वापसी में दद्दा से भी आशीर्वाद मिला और 3 महीने में LTC मुकाम को भी हासिल किया और बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बातें तो बहुत सारी है करने को, बिजनेस कैसे चलता है। फिर मैंने एक चार्ट भी तैयार किया, क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली से जुड़े हैं, JMBD से तमाम मौके मिलेंगे। और चूंकि आज समय है अपने महागुरु को सुनने के लिए, तो मैं अंत में 2 शब्द दद्दा जी के लिए कहूंगा, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। और फिर मुझे विश्वास है कि चूंकि अब परिवार अपना है तो मौका मिलेगा, बहुत सारी बातें करूंगा। तो मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि दद्दा मेरे भगवान है, पर यह सही है कि वो किसी भगवान से कम भी नहीं। मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा, लेकिन ये मेरा यकीन है कि अगर भगवान मुझको मिलेंगे तो मेरे दद्दा जैसे होंगे। इसी बात के साथ में अपना बात समाप्त करूंगा, फिर ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार। दोस्तों, अभी योगेंद्र जी ने बहुत बड़ी बातें की। मैं कुल मिला के आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ और आपके परिवार का हूँ। बस मेरी जो इच्छा है वो इतनी सी है कि यदि आपने कोई सपना देखा है और उसे आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं तो अपनी मन स्थिति को बदलें। इसी क्रम में मैं कर्नाटक से रूपा राम जी जो बेंगलोर में है, 2 शब्द मैं उनसे भी चाहूंगा। तो रूपा राम जी से मैं आप सबको रूबरू करा रहा हूँ, है नहीं? तो चलिए, अभी बेंगलोर से हमको लगता है कि रूपा राम जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या हैं कि नहीं है? देखो जरा, रूपा राम जी हैं? अच्छा, तो अभी हमको लगता है कि बेंगलोर से रूपा राम जी नहीं आ पाए हैं। रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी जगदीशपुर से,
मैं रमेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि रमेश शर्मा जी कनेक्ट हो रहे हैं? रमेश शर्मा जी। सर नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी का, जिन्होंने इस ऑनलाइन मीटिंग में गेस्ट सब रखने का मौका दिया। साथियों, बिजनेस करते हुए तो टाइम हुआ है, समय गुजरा तो मेहनत भी करी गई है लगातार, लेकिन टाइम है सर। कहा जाता है कि बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। आज के टाइम पे जो बदलाव हुआ है, जैसे कि आज मीटिंग में पहली बार देने का मौका मिला, और शायद ये कल्पना से परे था कि ऐसा भी होगा कि एक जगह बैठ करके हम लोग पूरे भारत वर्ष के साथियों से, जाबाज सिपाहियों से अपने घर में बैठ के कनेक्ट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये समय की आवश्यकता थी, तो जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से पूरा किया जा रहा है कि हम लोग घर बैठे अपने मिशन को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। साथियों, आज जैसे पिछले 2.5-3 महीनों से लगातार जो लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा रमेश शर्मा है, और जेएमबीडी को रियल अगर बात करी जाए, जितनी गंभीरता से मैं लॉकडाउन के बाद ले रहा हूं, जितना मुझे इस पे विश्वास हो गया है, इस इंडस्ट्री पे विश्वास हो गया है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो मेरे पास कई काम हुआ करते थे। चंद दिनों पहले काम लेके मैं चलता था, और इस विकट परिस्थिति में लगभग सारे कामों ने मेरा साथ दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस सिस्टम को, जेएमबीडी सिस्टम को और दत्ता जी को देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके लंबी सोच की वजह से ऐसे सिस्टम का निर्माण हुआ। लॉकडाउन के दौरान भी सिस्टम करता रहा, और कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ते हुए क्रम में गया। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में किसी भी काम से अलग है, और किसी भी परिस्थिति में ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। यदि आप इसको दिल से जी रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में पिछले जो संघर्ष लगातार हो रहे थे लोगों को ज्वाइन करने का, क्योंकि अपना काम ही है, रॉ मटेरियल है लोग, जैसा कि भी कह रहे थे कि अपने लोग होते ही है चैलेंज देने के लिए, चैलेंज करने के लिए। तो लगातार जो प्रयास रहा, अपने लोगों में जा रहे थे, दोस्तों में जा रहे थे, कोई प्रभाव से आ गया, कोई कहने से आ गया, कुछ लोग आए हैं तो आ गए इस वजह से, लेकिन सब उन लोगों ने वैल्यू नहीं दिया। आज जिस काम को वो पहले वैल्यू देते थे, आज से 2 महीना पहले, कहीं ना कहीं उससे आज उनको तकलीफ हुई है, और लोग अपने आप से दोबारा जेएमबीडी सिस्टम को माध्यम में रख कर, तुम्हारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार। तो जो सिस्टम को देखा बहुत प्रभावित हुए, और खुशी की बात यह है
कि जिन पे हम प्रयास करते थे कि हमारे साथ आप ले लीजिए, तो काम करते हैं, विश्वास मानिए, लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लेके लोगों में सर शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सिस्टम का। कुछ लोगों के साथ मैं अपने अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने देखा। कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथी, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, और हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स उन लोगों तक पहुंचाए। मैं कुछ प्रोडक्ट्स का स्पेशली नाम देना चाहूंगा। जैसे दद्दा जी को पहले से ही पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, और दूरदृष्टि रखते हुए कोई रस, वोमेन शक्ति, पंचतुलसी ड्राप, इस तरीके के प्रोडक्ट दद्दा पहले लेके आए। इसी में एक प्रोडक्ट है वोमेन शक्ति प्रीमियम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे डॉक्टर की प्रैक्टिस में इजाफा किया है। जिन डॉक्टर्स को लोग पसंद नहीं करते थे, लोगों ने इस प्रोडक्ट को चलाया और आज उनके यहाँ लाइन लगती है। हैं लोग इस प्रोडक्ट के, अपनी दवाइयाँ लिखते हैं। चूंकि मैं ऑलरेडी स्टोर होल्डर भी हूँ और अमेठी जिले का मैं डिपो होल्डर भी हूँ, तो लोग यहाँ पे आते हैं और MRP सर प्रोडक्ट को परचेज करके ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रोडक्ट को लेके। इसी क्रम में गिलोई रस है, ठीक है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है सर। वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। पूरी प्रोडक्ट की रेंज दद्दा जी समयानुसार लेके आ रहे हैं लगातार। जहाँ तक हम लोग नहीं सोच पाते हैं उससे भी कहीं परे हम लोग देख रहे हैं। विचार भी नहीं करते कि तीसरे चौथे दिन एक नया प्रोडक्ट कंपनी में आ जाता है। मास्क की बात करिए, सैनिटाइजर की बात करिए, फिनाइल की देखिए डिमांड हो रही थी। रमेश सर से 5 लीटर की हम बात कर रहे थे, उसके तीसरे दिन ही पता चला, सर ने कहा कि यार 5 लीटर का जो है फिनाइल आ गया है। तो जो हम लोग सोच नहीं पाते, उससे पहले प्रोडक्ट हमारे पास हो जाते हैं, हमारी जरूरत के प्रोडक्ट। और जरूरत क्या है सर कि हम अपनी लगन और धैर्य के साथ लग के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों में जाएं। हम तो सफल हो रहे हैं, हम तो कोई भी सफल काम करके सफल हो सकते हैं। जैसा कि भी दादा जी ने अपना अनुभव शेयर किया था कि लाइफ में सर ने बहुत सारे काम किए और वो सफल भी रहे। लेकिन उस समय जब उनके पास सफलता थी तो अपने बहुत लोग ऐसे रहे होंगे सर के साथ जिनके जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद लाखों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं। लाखों लोगों के परिवारों को दादाजी ने खुशहाल किया है, ये मुझे जानकारी है। हम साथी टीम में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेमिनार सुनने का मुझे मौका मिलता था, तो मैं बहुत इंस्पायर होता था सर के प्रोग्राम को देख के। और आज कंपनी में कहिए तो काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य सर और क्या हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इसी क्रम में अब कर्नाटक से रूपाराम जी आ चुके हैं, तो कृपया रूपाराम जी, स्वागत है रूपाराम जी आपका। सर जी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। सर जी आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी, और एक बार बात हाँ। हुई थी जब हॉस्पिटल में थे हम, तो चरण स्पर्श सर जी। और मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी कंपनी को 8 साल पूरे हो गए और 9 साल की आप एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। और मैं इस कंपनी में कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। ऐसे में बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी कर्नाटक में सेटल्ड हूँ।
मैंने बहुत स्ट्रगल किया जिंदगी में। पहले कपड़े की दुकान थी, बाद में ज्वेलरी की, और ज्वेलरी की दुकान करते करते मेरे पापा जी को पैरालिसिस हो गया था। तो एक बिहाराम जी करके आए थे मेरे को बस प्रोडक्ट दिखाने के लिए, वो फेसबुक से जुड़े थे मेरे से। तो बाद में मेरे पापा जी को मैंने वंडर लाइफ और ओमेगा 369 शिलाजीत और एक अपना पन तुलसी, ये पानी की तरह पिलाया उनको। तो मेरे डॉक्टरों ने सबने, मेरा भांजा बेसिकली डॉक्टर है वो, तो बोले मामा जी कुछ नहीं होगा, अब सेवा कीजिए। तो बाद में प्रोडक्ट पिलाने के बाद मेरे पापा जी रेडी हुए और वो खुद अपने बल पे चलने लग गए। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और बाद में मैं बोला, सोचा यार ज्वेलरी में क्या करेंगे, ये बिजनेस कर लेते हैं। तो उस बिजनेस में उतरा। तो बाद में रोहन जी मेरे मिले, रोहन जी से मुलाकात हुई, मेरे साला जी मेरे साथ जुड़े। और रोहन जी, उस समय मैं 4 कंपनी का काम कर रहा था। कपड़े का कर रहा था, एक ज्वेलरी का कर रहा था, एक दूसरी कोई कंपनी थी उसका भी कर रहा था। बाद में बोले यार सब जगह पैर मत फंसा रहो, एक जगह चलो तो सक्सेस हो जाओगे। तो रोहन जी और मोहन जी ने मेरे को बहुत समझाया, आधे घंटे तक मेरी बहस हुई इनसे, मगर आज उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो नहीं उन्होंने मेरे साथ निर्णय लिया, बहुत अच्छा था। और आज मैं खुश हूँ, और उनके और हमारी मेहनत के हिसाब से आज तक मैं रॉयल्टी से नीचे कभी नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं गर्व कह सकता हूँ कि मैं आज तक रॉयल्टी मेंटेन कर रहा हूँ। और मैं इस कंपनी के अंदर जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं विषम परिस्थितियों में, और कंपनी कैसे कर रही है वो मेरे को मालूम है, मगर कंपनी जो भी जी जान से लगाकर प्रोडक्ट ला रही है ना, दिल खुश होता है कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे और हमारे सपने इसमें पूरे हो जाएंगे। मेरा सपना है कि बेंगलोर में मेरे को विला चाहिए, तो अब मैं विला बनाने के लिए मैं बोले सक्षम हो जाऊंगा, एक जेवीडी से मैं विला बना लूंगा मेरे बेंगलोर के अंदर। और जो अभी आके प्रोडक्ट उतरे हैं हमारे पास, कल मिले हैं, सैनिटाइजर इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। ऐसा सैनिटाइजर मैं बेंगलोर में बहुत यूज किया हूँ, मगर ऐसा नहीं मिला मेरे को, एकदम हर्बल। आज मैंने सैनिटाइजर निकाला, लोग वाह वाह कर रहे हैं उस चीज की, मगर प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। और अब रोहन जी और हम दोनों इस बेंगलोर के अंदर ऐसा धूम मचाएंगे कि कंपनी एक बार हमारे को बोले तो धन्यवाद देगी कि वास्तव में आपने किया कुछ ऐसा। हम इसलिए तत्पर रहेंगे और मेहनत करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि कंपनी और अग्रसर रहे, और हम कंपनी के साथ मिलकर हमारा और कंपनी का दोनों का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। इतनी बातों के साथ मैं आपसे आगे के लिए प्रपोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। इसी क्रम में मैं दिल्ली से सतीश तिवारी जी हैं क्या? दिल्ली से कोई है? तो मैं सतीश जी से कहूंगा चंद शब्द अपने एक्सपीरियंस के शेयर करें। सतीश तिवारी जी, दिल्ली। सतीश तिवारी जी, आपका स्वागत है। अभी कनेक्ट हो गए सतीश जी? हेलो, आवाज आ रही है सतीश जी आपकी? नमस्कार सर। यस, बोले, आप बोले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश तिवारी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग धन्य हैं कि हमें हमारे जीवन में जेएमबीडी के रूप में एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं इसके लिए स्पेशल आदरणीय दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ओम सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे मैनेजमेंट में है जेएमबीडी में, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि सब लोगों की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, लाजवाब प्रोडक्ट हैं, बस सिर्फ हमारा काम ये रह जाता है कि हमें इसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। और हम इसी क्रम में लगे हुए हैं कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे, और हमारी ये कोशिश है कि हम घर घर तक पहुंचे इसको। और इसी क्रम में हमने इसकी तैयारी भी और शुरुआत भी कर दी है। हम रोज सुबह 7 से
10 साढ़े 10 बजे तक हम फील्ड में रहते हैं कि सुबह जल्दी मैक्सिमम पहुंचे लोगों तक। अपनी पंचतुलसी, अपना गिलोय, आंवला रस, अपना वंडर लाइफ, जितने भी बेहतरीन प्रोडक्ट है और उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। और हम तुलसी पर विशेषकर अभी हम काम कर रहे हैं और तुलसी का बड़ा अच्छा रिजल्ट है और लोगों तक वो तुलसियां पहुंच रही हैं। कल ही हमने जो है, अभी हमने 2-3 दिन के अंदर जो है काफी अच्छा काम किया है तुलसी के ऊपर और हमारी कोशिश है कि लगातार हम इसको कोशिश करते रहें। और हमारा ये काम है कि कंपनी में कोई वो नहीं है, कमी नहीं है बिल्कुल। जो जैसा कि हम सोचते हैं, नए नए लगातार प्रोडक्ट कंपनी में आ रहे हैं और आदरणीय दद्दा जी का प्रयास ये है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हम तक पहुंचे और हमारा बिजनेस बढ़े और हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट ना रह जाए कि जो हम सोचे और हम हमारे पास ना हो। हर प्रोडक्ट हमारे पास है, बस हमारा काम ये है कि इसको हम लोगों तक पहुंचाए। हमारी कमी है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अपने आप को आज धन्य मानते हैं कि हम जेएमबीडी हमारे साथ है और मैं अपनी शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। हेलो। हेलो। तो सतीश जी को आपने सुना। दोस्तों अब कुछ बातें और करते हैं आपसे। ये जो कोरोना काल है, ये कोरोना काल वरदान और अभिशाप दो तरह से हमारे पास। वरदान और अभिशाप, ये इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि अभिशाप, बहुत सारे लोग इस समय बेरोजगार, बहुत सारे लोग अपने काम को छोड़कर अपने गांवों में आ गए, यानी कि देखा जाए तो उनका रोजगार चला गया है, उनकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं आगे में आगे करना क्या है, कैसे आगे करेंगे, कैसे अपने जीवन को चलाएं। और वरदान इसलिए है कि आज ये ऐसा मौका है उन सभी लोगों के जीवन में खुशियों को भरने का, उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे ले चलने का, उनको कामयाब करने का। आप सबका दायित्व है कि ऐसे तमाम लोग जिनके सामने भविष्य को लेकर अंधकार छाया हुआ है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं हमारी अगली प्लानिंग क्या होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे, क्या करेंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा घर इस समय, इस काल में कहीं ना कहीं वो एक नई खोज की तरफ जुटा हुआ है। और आप के लिए वरदान है कि आप उन सब को एक नई दिशा दिखा सकें, उनको एक नए मुकाम की तरफ ले जा सकें, उनको एक ऐसी राह दे सकें जिससे एक बार जो जिंदगी में अंधकार आया है दोबारा इनकी जिंदगी में कभी ना आए। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितना भी बदलाव क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर रहे। और मैं आपको इसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो जुलाई का महीना है, ये हम सब के लिए बहुत चैलेंजिंग वाला महीना है। बरसात आती है,
बरसात के बाद मच्छर आते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होती है, बुखार का एक चलता है, कोरोना चली रहा है। आप समझो आप किस चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस चैलेंज में जहां बुखार नाम से लोग इलाज करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होते, वहां तो हर साल हमारे यहाँ पूरा का पूरा अस्पताल उसका बेड फुल हो जाया करता है, जगह तक नहीं बचती, लोग जमीनों में पड़े रहते हैं। वो समय फिर से आने वाला है हमारे बीच, और इस बार उसमें एक कोरोना का संकट भी है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए लोगों को क्या सलाह देना चाहिए, वो आपके पास। आपको इस बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, तुलसी ड्राप आपको लोगों को देना चाहिए, आपको लोगों को गिलोय देना चाहिए, आपको हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए कि भाई ग्रीन टी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, बंडल लाइफ हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। ये समय है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत में आने वाला है। इस चैलेंज में आपकी अपनी क्या भूमिका होगी, ये आपको चुनिए। हर एक व्यक्ति के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा और खुद भी समझना होगा, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। इसलिए हमें भी अपने लिए क्या करना है ये जानना होगा। मैं आप सबको निजी सलाह फिर दे रहा हूं कि 3 टाइम आप ग्रीन टी पीजिए। मैं निजी सलाह दे रहा हूं कि हर दिन गिलोय का सेवन कीजिए। मैं निजी सलाह दे रहा हूं कि परिवार में हर एक सदस्य को इस बारे में बताएं। अपने यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इमोगा 369, अभी जो नए तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें गिलोय की टेबलेट आ रही है, जिसमें हाई बीपी लो बीपी के टेबलेट आ रहे हैं। मैं टेबलेट फॉर्म में जो आ रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है, वो केवल इतना सा है कि महिलाओं को बड़ी प्रॉब्लम होती है लिक्विड ग्रहण करने में, तो मेरी कोशिश है कि उन सब के लिए भी ऐसी चीज लाई जाए। और मेरी तो पहले निजी सलाह है कि आप लिक्विड पदार्थ लेने की आदत डालें, ठीक है, वो घुलनशील होती है और जल्दी हमें फायदा करती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इस नाते पहले तो आपका ये प्रयास होना चाहिए। और दूसरा कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपने पास उसका दूसरा विकल्प भी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि देखिए अब ये सेमिनार का आयोजन लगातार हो रहा है, इस लगातार आयोजन में आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाइए। आप कोशिश कीजिए कि एक बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, आपकी टीम का कोई व्यक्ति छूटने न पाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे देश की, कहते हैं ना कि पूरे देश की जो दिशा जिस तरफ बह रही है उस तरफ आपकी टीम भी बढ़ने लगेगी, आगे बढ़ने लगेगी, काम करने लगेगी। इस नाते पूरे जोर शोर के साथ आप कोशिश कीजिए। हर दूसरे संडे हम आते हैं, हर दूसरे संडे में आपका दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आप जाएं, उनको जोड़ें इस ऐप के साथ, और इस ऐप के बारे में कैसे जोड़ना है उसको बताएं। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल तो है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमें किस तरीके से काम करना, कैसे इससे जुड़ना है, इसको भी समझाना है आपको। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति बहुत महत्व रखता है, और एक व्यक्ति जब बहुत महत्व रखता है तो व्यक्ति 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 व्यक्ति, अगर व्यक्तियों का समूह बन जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए आप सब अपने अवेयरनेस को चेक कीजिए, बात कीजिए अपने आप से, हो क्या रहा है। आज नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों आप उस इंडस्ट्री में अपने भागीदारी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी भागीदारी बढ़ जाएगी, आपका समूह बन जाएगा, तो पाइपलाइन में इतने प्रोडक्ट आने वाले, इतने प्रोडक्ट आने वाले, इतने प्रोडक्ट आने वाले, दीपावली तक तो न जाने कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे। मेरा तो प्रयास है अनगिनत प्रोडक्टों की श्रृंखला खड़ी करना, और ये मेरी जिद है, मैं करूंगा।
हर एक प्रोडक्ट से अगर 10 पैसा भी किसी को मिले तो सुबह चाय पीने के साथ साथ वो रॉयल्टी अचीवर बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास। अब इसमें आप शामिल रहेंगे या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसकी टिप्स दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई मेरे, दोस्त मेरे, समूह जितना बड़ा आपका होगा आपकी भागीदारी भी उतनी बड़ी। आज मेरी ये सोच है कि जब रात में सोए क्लोजिंग के बाद, सुबह जब उठे और चाय का प्याला जब आप खत्म करें, उन प्रोडक्टों की सेलिंग से आप रॉयल्टी अचीवर बन चुके हों। मैं हर क्षेत्र में जाने को तैयार हूं, मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे हर्बल हो, कोई चीज बचने वाली नहीं है। मैंने माना है कि जेएमबीडी एक बाजार के रूप में जाना जाएगा, जिसमें सुबह से लेके शाम तक यूज होने वाली हर एक प्रोडक्ट आपको उपलब्ध हो। और मैं आज आपसे दावा कर रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा कि आज जिन लोगों के पास डिपो है, आने वाला समय ऐसा आएगा कि सोर्स लोग लगाते हुए आपके पास आएंगे। आप जो लोग रॉयल्टी अचीवर होंगे, टेक्निकल अचीवर होंगे, फेमस सिक्योरिटी अचीवर होंगे, उनको उनके पास आके सुबह से बैठे होंगे कि भाई मुझे एक स्टोर दिला दो, किसी भी तरीके से दिला दो। आपके पास वो ताकत आने वाली है। आपकी तैयारी क्या है ये माने रखता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस समय को पहचानिए, ना दोस्ती के लिए ना दुश्मनी के लिए। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, और वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है हर आदमी के लिए। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, समझिए कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में भी प्रोडक्ट की श्रृंखला में वृद्धि होने से किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नजर नहीं आई। मास्क आया, सैनिटाइजर आया, टेबलेट के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट आने को तैयार हैं। कंपनी लगातार काम कर रही है, करती रहेगी, लेकिन इसमें आपकी हिस्सेदारी कितना होगी, आपका हिस्सा कितना आएगा, ये तो आपको सोचना होगा, ये आपको तय करना होगा। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं, जागिए, इस कोरोना काल को वरदान के रूप में समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपको दिशा देने की आवश्यकता है, आपको अपना अवेयरनेस चेक करने की आवश्यकता है। मैं आज अपनी बातें यही समाप्त करने जा रहा हूं। नेक्स्ट संडे को जो हमारी आपकी मुलाकात होगी, यानी इस संडे के बाद आने वाला संडे, उसमें मैं कुछ गंभीर बातें आपसे करूंगा। कैसे टीम बनती है और टीम बनने के साथ साथ किस तरीके से टीम को आगे संभाला जाता है, बहुत छोटी छोटी बिंदुओं पर बात करूंगा जो आप सबके लिए बड़ी लाभदायक होंगी। और इन सभी बातों के साथ साथ मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, इस बात को आप समझिए कि समय बहुत मूल्यवान है। एक एक पल आपसे आपका हिसाब मांग रहा है। आप एक एक व्यक्ति का महत्व समझिए और ये तय कीजिए, अपने आप को जिम्मेदारी दीजिए कि पूरे महीने भर आपका व्यक्तिगत अवेयरनेस क्या है। जिस दिन इसका जवाब आप अपने आप को दे देंगे, उस दिन मेरा दावा है कि जिस भी शहर में जाएंगे, उस शहर में आपके पहुंचने से पहले वहां पर आपकी चर्चाएं होने लगेंगी। इसलिए इस समय को पहचानते हुए फोकस कीजिए अपने अवेयरनेस। आपका अवेयरनेस आपकी जिंदगी का वो सपना है जो चुटकियों में पूरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार आप सबका। इस आभार के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और इस आशय के साथ
कि जब उस संडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी तो उस संडे में आपकी टीम का कोई भी सदस्य बचना नहीं चाहिए। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।